चुनाव हो चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी वो जीत के बाद कहते हैं कि हमें हिंदुओं ने जिताया, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। चुनाव से पहले सीधे तौर पर कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये नारा बंद होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार नहीं करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कौन सी पावर मिलती है जब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आते हो कि आप किसी को पेड़ा बनाते हो, किसी को रगड़ देते हो? जब रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो आपको लगता है कि देखो भाई जनता ने तो हमको चुनी लिया, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप जो पहले बोल रहे थे उसको और इंटेंसिफिकेशन के साथ बोल रहे हैं। औरतों को भी टारगेट किया जा रहा है इनके बवाल में। पूरे सवाल धार्मिक हिंदुओं से है, क्या जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी महिला को निरूपित करना आपको जायज लगता है? अगर हाँ तो आपका धर्म सच में खतरे में है। ये जो रिजल्ट्स है काफी लैंडस्लाइड वाले रिजल्ट है बीजेपी के पक्ष में। क्या केवल यही कहा जाना कि रिंगिंग की वजह से ही भाजपा जीती है, कितना सही है ये? ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर हारेंगे वहां पे प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हो जाएंगी और जहां आप जीतेंगे वहां प्रक्रियाएं जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रहेंगी। ये मूर्खता, ये जहालत है। क्रेडिट किसका है? क्या अमित शाह का है, मोदी का है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चुनाव हो चुके हैं, बंगाल में नई सरकार भी आ चुकी है और कुछ नई तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं आगजनी की, हैकलिंग की, बवाल की। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं सर, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूं, जिसके सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी हैं, बंगाल भाजपा की हम बात करें तो वो जीत के बाद कहते हैं कि हमें हिंदुओं ने जिताया, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। सर, इससे पहले जो दक्षिणपंथी विचारधारा हो या फिर कोई भी विचारधारा हो, जब वो किसी संवैधानिक पद पे बैठता था कोई नेता, तो वो विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर उससे सवाल पूछा जाए तो कहता था नहीं नहीं, हमारे लिए, हम तो सबके हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे वो सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या वो शर्म कहें या फिर वो खौफ कहें, वो चला गया है। और अगर ऐसा ही है कि संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर भविष्य क्या है उस राज्य का? नहीं, इसमें मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा या ऐड करना चाहूंगा। आप ऐसा कहें, आपने कहा खुद प्रधानमंत्री मोदी को देख लें, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको सबका प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप उनके बयान सुनिए, कपड़ों से पहचानो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के जिस सदन में बैठते हैं, उसी सदन में एक मुस्लिम सांसद को आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कठोर निंदा भी नहीं की, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। तो बड़ा क्लियर एक तरीका है। चुनाव जीतने के बाद शुवेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा की जिस तरह की भाषा है, क्या चुनाव से पहले ऐसी भाषा नहीं थी? शुवेंदु अधिकारी चुनाव से पहले सीधे तौर पर कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये नारा बंद होना चाहिए। जो हमारे साथ हम उसके साथ, ये शुवेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा जो था, ये नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नारा है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने नारे के साथ खड़े ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो बोल रहे हैं दरअसल आप उससे अलाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई नई राजनीति नहीं है, सबसे पहली बात ये है। और आपने जो स्टार्ट किया ना निवेदिता, ये आश्चर्यजनक नहीं है, यही प्रॉब्लमेटिक है। आश्चर्यजनक क्यों नहीं है नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसका आश्चर्यजनक ना होना, हैकलिंग का, वायलेंसेस का या इस तरह के बयानात का आश्चर्यजनक नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो न्यू नॉर्मल ये जो न्यू नॉर्मल बन गया, और न्यू नॉर्मल ओवरनाइट नहीं बना है। न्यू नॉर्मल पिछले कई सालों की आप राजनीति देखेंगी, पिछले कई सालों की बयानबाजियां देखेंगी तो आपको पता पड़ता है कि न्यू नॉर्मल बनाया गया है। उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका भी है और नरेंद्र मोदी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार नहीं करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दें, है ना। साधारण सी बात है। मैं तो, आप ट्रेंड देखें ना भाई, कपड़ों से पहचानने की बात किसी शुवेंदु अधिकारी ने नहीं की थी, किसी हिमंता ने नहीं की थी। हिमंता भ्रष्टाचारी है इसका आरोप हिमंता ने नहीं लगाया था हिमंता के ऊपर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ही लगा रही थी। वो हिमंता सीएम बन जाते हैं। शुवेंदु अधिकारी करप्ट थे, ये बात कौन कह रहा था? बीजेपी ही कह रही थी। वो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं। अब एक कहावत है ना, बार बार हम इस शो में कहते हैं कि नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो उस पार्टी में गए तो उस पार्टी की लाइन, उस पार्टी की भाषा बोलनी उनकी मजबूरी बन गई है और उस मजबूरी में शुवेंदु अधिकारी ये बात कर रहे हैं। समस्या ये है कि उससे पहले भी ये बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी उसके साथ खड़े नहीं दिखते हैं। तो ये जितनी भी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, वायलेंस का, हैकलिंग का, और हम आगे भी बात करेंगे किस तरीके से एक डॉपलगैंगर, हाँ, तो जो मैंने आपसे शब्द पूछा था क्या होता है, ममता बनर्जी जैसा एक व्यक्ति को बनाया गया, साड़ी पहनाई गई, हैकलिंग की जा रही है उसकी, उसको पीटा जा रहा है
और उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बंगाल से ही आ रही है। ममता बनर्जी की बहन है शायद एक महिला, हाँ जो जा जी। रही हैं, उसके चारों ओर जय श्री राम का नारा लग रहा है। सवाल धार्मिक हिंदुओं से है कि क्या जय श्री राम का नारा नफरत फैलाने के काम में आप आने देना चाहते हैं? क्योंकि ये लगातार हो रहा है। क्या जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी महिला को पीटा जाना या इसको निरूपित करना आपको जायज लगता है? अगर हां, तो आपका धर्म सच में खतरे में है और आपको इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप धर्म का विध्वंस चाहते हैं, धर्म का विनाश हो जाना देना चाहते हैं। आप राम को पॉलिटिकल नारा जो लोग बना रहे हैं, उसकी आप इजाजत दे रहे हैं कि राम को पॉलिटिकल नारा बना दो। ये धार्मिक हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। सही बात है। और अभी देखिए जो लोग भी पावर में आए हैं, लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसमें हिमंता की बात हम लोग करेंगे। वो जो आखिर जीतने के बाद से संवैधानिक पद पे मान लीजिए अगर वो बैठते हैं, और अभी तो थे ही सीएम, तो थे ही, आगे भी हो सकता रहे, तो कौन सी पावर आती है कि आप किसी को पेड़ा बना सकते हो? और कुछ और वो करना चाह रहे हैं खेड़ा के साथ, जो मैं नहीं यहाँ पे बोलूंगी, वो काफी असंवैधानिक शब्द हो जाएगा। लेकिन सर ऐसी कौन सी पावर मिलती है जब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आते हो कि आप किसी को पेड़ा बनाते हो, किसी को रगड़ देते हो? क्या है ये? मतलब पावर करप्ट्स अ मैन, ये बात कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहावत यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि ही इज अ करप्ट मैन हिमसेल्फ। कोई ऐसा नहीं है कि पावर आने के बाद या ये पता होने के बाद कि अब मैं जीत चुका हूँ वो ये बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी वो बयान दे हाँ। चुके हैं, जब सीएम थे तब भी। तो ये तो व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति का एक कैरेक्टर होता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का कैरेक्टर ही यही है। आप जिस शब्द को कह रही हैं असंवैधानिक, अलग अलग क्षेत्रों में देश के अलग अलग मीनिंग है उसका। जैसा हरियाणा में बहुत अलग तरीके से बोल दिया जाता है, बिहार में मैंने बोला तो मेरे घर वाले बिल्कुल नाराज हो गए, मारने पीटने पे उतारू हो गए थे कि ये क्या शब्द बोल रहे। बहरहाल एक बेसिक लेवल ऑफ डिग्निटी, बेसिक लेवल ऑफ गरिमा होनी चाहिए। आप लॉ मेकर बनने वाले, अब सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये अलग इशू है, वो पार्टी डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं है। आप पवन खेड़ा को कह रहे हैं कि पवन खेड़ा के साथ वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं, उसके बाद पवन खेड़ा से बाकियों के नाम निकालेंगे और बाकियों को पेड़ा बना देंगे। पवन खेड़ा ने आपके ऊपर 2-3-4 आरोप लगाए। पहला आरोप कि आपके पास 2 पासपोर्ट हैं आपकी पत्नी के नाम पर, गोल्डन वीजा है, 52,000 करोड़ की कंपनी है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपके परिवार को इससे खूब फायदे हो रहे हैं। सरकार केंद्र में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सरकार के लिए 1 मिनट का काम है ये पता करना कि 2 पासपोर्ट हैं या नहीं है, आरोपों में दम है या नहीं है। क्यों नहीं कोई क्लैरिफिकेशन आया है? आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता दिखा है? आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, आप आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हो, आप आरोपों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जब रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो आपको लगता है कि देखो भाई, जनता ने तो हमको चुनी लिया, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप जो पहले बोल रहे थे उसको और इंटेंसिफिकेशन के साथ बोल रहे हैं। मतलब मैंने कहा ना, जैसे कि ये सब चीजें आश्चर्यजनक नहीं है, और इन सब चीजों का आश्चर्यजनक ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ये सबसे बड़े चेहरे थे। सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे पार्टी का फैसला है, हालांकि चांसेस बड़े कम से दिख भी रहे हैं, पता नहीं हो भी ना भी, मतलब पार्टी जाने। कुल मिला के ये बात है कि आप सबसे बड़े चेहरे थे, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और आप ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुझे हिंदुओं ने जिताया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, या चुनाव से पहले जब वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास खत्म होना चाहिए नारा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, तो ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला था। सीधे तौर पे ये बता रहा था कि संविधान को हम नहीं मानते, जो हमको वोट नहीं देगा हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है या जो रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, जो पार्टी रूल में आई उसको वोट जिसने नहीं दिया, क्या वो व्यक्ति सरकार विहीन है? और अगर वो सरकार विहीन है तब तो वो कानून विहीन भी होगा, मतलब वो कानून भी ना माने, संविधान विहीन भी होगा। उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्या करे? उस पर भारत के नियम कायदे लागू होंगे या नहीं होंगे? अगर लागू होंगे तो उसका सरकार भी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे सब उसके भी हैं। लेकिन आप तो ये बात मना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है शुभेंदु अधिकारी सीधे तौर पर संविधान पर हमला कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने दम पर कोई बात बोल दे। तो जो दिल्ली कहेगी वो बात ये बोल रहे होंगे। तो इसके तार कहां जुड़ते हैं वो दिल्ली बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें नरेंद्र मोदी। और अगर इस बात से वो ना इत्तेफाकी रखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने गलत बोला है, तो वो बोले कि शुभेंदु तुमने गलत बोला, उनको तलब किया जाए, समन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की नाजायज बातचीत कर रहे हैं, लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसा लॉ मेकर उन्हें चाहिए, कैसा सीएम उन्हें चाहिए, कैसा चेहरा उन्हें चाहिए। ये जब मतलब किसी प्रदेश का मुखिया कोई बात बोलता है ना, तो वो नुमाइंदगी कर रहा होता है पूरे प्रदेश की। तो क्या असम की भाषा ये है?
यह असम को सोचना होगा। अच्छा, जो भी जिन 2 घटनाओं का हमने ज़िक्र किया कि ममता बनर्जी जैसा एक आदमी को बना करके उसके साथ बेहूदगी की जा रही है और जय श्री राम का नारा लग रहा है, एक औरत को भी हेकल किया जा रहा है। तो अब देखिए सीधे दिखाया कि औरतों को भी टारगेट किया जा रहा है इनके बवाल में पूरे। रिजल्ट वाले दिन भी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी भाषणों में बोलते ना कि यहाँ की माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, उनका शोषण हो रहा है और ये हमारी माताएं बहनें हमें जिता रही हैं। कल बहुत सारे चैनलों पे ये लोग बोल रहे थे भाजपा नेता। फिर सबसे पहले ये जो वीडियोज आई अटैक की वीडियोज, इस तरह की 1-2 मीम्स आ रहे हैं, चिढ़ाते हैं लोग एक दूसरे को जीतने के बाद से, लेकिन एक मीम आया है जिसमें ममता बनर्जी रो रही हैं और देयर इज अ रोप, वो फांसी टाइप का, और ये चल रहा है काफी। सयानी घोष के लिए बहुत गंदी गंदी इमेजेस चल रही हैं और धरातल पे तो चीजें हो ही रही हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि माताएं बहनें हमें जिता रही हैं, वो माताओं बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्या ये मसला माता बहनों का नहीं है, केवल टीएमसी वालों का है? अगर कोई महिला टीएमसी से जुड़ी है तो वो माता बहन नहीं है, उसके साथ तो हम इसी तरह से हैकलिंग करेंगे, क्या ये मसला है? और अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर आगे कैसी होगी? माफ करिएगा, ये केवल टीएमसी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है जी, ये माताओं बहनों से ही जुड़ा हुआ मसला है। और टीएमसी की महिला नेताओं के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है डिजिटल मैदान पर, वो सलूक ये दिखाता है कि माताओं और बहनों के बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की भी जो माता बहन होंगी ना, मतलब जो महिला होंगी, वो उसके साथ भी यही घटिया हरकत करेंगे। इन्हीं वुमेन जिसके मुंह में जुबान है, जो जुबान की शक्ति का प्रयोग करती है, ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे ये इनकी पार्टी में हो चाहे वो किसी और की पार्टी में हो। आप देखें ना, आपने जिन मीम्स की बात की, ममता बनर्जी वाला जिसमें वो रस्सी डाल रहे हैं, या फिर मैं एक मीम देख रहा था, मीम तो क्या था, मतलब एक पोस्ट में नज़र से गुजरा, डिस्गस्टिंग पोस्ट। उसमें क्या था, महुआ मोइत्रा जो सबसे ज़्यादा मुखर सांसदों में से एक है, सयानी घोष जिन्होंने शानदार आक्रामक तरीके से पूरे चुनाव में चुनाव प्रचार किया। अब एनालिस्ट जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, काबा मदीना वाली बात, लेकिन वो तो सेक्युलर धारा को लेकर आगे बढ़ रही थी। सयानी घोष की तस्वीर है और निवेदिता सयानी घोष के चेहरे पर कॉन्डोम पूरा उसको पहनाया गया है। दिस वॉज अ पोस्ट। महुआ मोइत्रा की तस्वीर है और ग्रॉक जो ट्विटर का एआई है, उससे कहा गया कि इनको मतलब कम कपड़ों में दिखाए, कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट था। तो ये दरअसल महिलाओं के प्रति इनका जो नजरिया है, बोलने वाली महिलाओं के प्रति, उस नजरिए को का प्रदर्शन हो रहा है केवल। और प्रदर्शन कब होता है? जब आप ताकत में होते हैं। तो नजरिए का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए ना, वैश्विक छोड़े, पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई, उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो एनसीआरबी का आप डाटा निकाल लें, वो लगातार बढ़ रहा है। जो महिला मंत्री भी थी, उनके खिलाफ भी बयानबाजियां इसी इकोसिस्टम के लोग जो हैं वो लगातार दे रहे थे, जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, कोई कठोर कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। कितने सारे विधायक सांसद जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नामजद हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, इतना बड़ा आरोप उस पर लगता है। और विनेश फोगाट को मैं सुन रहा था, विनेश फोगाट ने कहा कि जिन लड़कियों का हरासमेंट हुआ उसमें वही एक थी। जंतर मंतर पे बैठी रही महिला पहलवान, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उसके बेटे को आपने टिकट भी दिया बाद में। रेणुका चौधरी, यही नाम है ना शायद, कांग्रेस। और नरेंद्र मोदी क्या बयान देते हैं रेणुका चौधरी के बारे में? तो ये दरअसल केवल टीएमसी या केवल ऑपोजिशन की महिला नेताओं के बारे में ऐसी राय नहीं रखते, ये महिलाओं के बारे में ऐसा राय रखते हैं। और कौन सी महिलाओं के बारे में? जो मुखर हैं, जो सवाल पूछ सकती हैं, जो ये कहती हैं कि हम इंसान हैं और इंसान होने के कारण हमारे पास कुछ अधिकार है। मीडिया की फ्रेटर्निटी की हम बात करें, बहुत सारी महिला एंकर्स भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीआर एजेंट की तरह काम कर रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा गालियां, बहुत ज़्यादा हैकलिंग उनकी हम डिजिटल मैदान पे नहीं देखती हैं। आप मुखर हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, आपके डीएम में क्या आता है वो हम इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं, और आप इस बात की ज़्यादा तस्दीक करेंगी। तो बोलने वाली महिलाएं बर्दाश्त ही नहीं हो सकती हैं। ये इनका कैरेक्टर है। कैरेक्टर आता कहाँ से है? कैरेक्टर आता है जहां से आपकी आइडियोलॉजी आती है। आपकी आइडियोलॉजी आती है आरएसएस से। आरएसएस की आइडियोलॉजी आती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति सीधा कहता है कि औरतें जो है आजाद छोड़े जाने लायक क्रिएचर है ही नहीं। लड़कियां जो हैं वो पिता के अधीन रहेंगी, पैदा होंगी तो भाई के अधीन रहेंगी, शादी हो जाएगी तो पति के अधीन रहेंगी, पति मर जाएगा तो बेटे के अधीन रहेंगी। बेटी भी तो हो सकती है उसकी। ये तो संकल्पना ही नहीं है। तो स्त्रियां कभी भी आजाद नहीं छोड़ी जा सकती हैं। स्त्रियों को हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहना पड़ेगा। ये मनुस्मृति का आइडिया है। मनुस्मृति का ये आइडिया आरएसएस फॉलो करती है, और आरएसएस आइडियोलॉजी की बॉडी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बस ये आइडियोलॉजी का प्रदर्शन है, इससे विपक्ष विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, और बाकी क्या ही कहा जाए इससे। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स है काफी मतलब लैंडस्लाइड वाले रिजल्ट रहे बीजेपी के पक्ष में। इसके बाद से एसआईआर का मुद्दा नहीं, ऐसा भी नहीं है। केरला में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है,
केरला में मतलब भारतीय जनता पार्टी के तो कोई जगह ही नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस का गठबंधन जीता है। आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे टीवी के जो है हाँ। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ही बात कर रहा है, जो पेरियार का आइडिया है या जो अंबेडकर साहब का आइडिया है उस आइडिया पे बात कर रहे हैं टीवी के। आगे क्या होगा इस पर हम कोई मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा से लेकर बहुत सारे पहले भी हम देख चुके हैं। हिमंता खुद किस आइडियोलॉजी में पहले थे और कब किस तो आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज अब पॉलिटिकल लैंडस्केप में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है नहीं पता, लेकिन हाँ लैंडस्लाइड आप नहीं कह तो सकती बंगाल हैं। का कहते हैं। 4 राज्य, हाँ बंगाल का करते हैं, 4 बंगाल राज्य, 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का तो गठबंधन जो बंगाल चुनाव पे हारा आते हैं, है। फिर हम लोग चलेंगे टीवी के पे भी। जी बंगाल में तो कह सकते हैं ना लैंडस्लाइड एक रिजल्ट रहा बीजेपी के अनडाउटेडली, पक्ष में, हाँ मतलब वो आश्चर्यजनक था। खैर उसमें भी कई लोग मुझसे जो है ना इत्तेफाकी रखेंगे। वहां पे होता है तो एसआईआर का जो मैटर था, मुद्दा था, वो पहले भी था, हम लोग खुद वहां से रिपोर्ट्स करते हैं कि एसआईआर की वजह से परेशानियां हो रही हैं लोगों को, वो मुद्दा था। लेकिन जब टीएमसी हारती है उसके बाद से एसआईआर के मुद्दे पे भी लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हुआ, कुछ रहे कि नहीं जो दल बल लगाए थे उस वजह से हुआ है, गुंडई की वजह से हुआ है, रिगिंग की वजह से हुआ है। तो क्या केवल यही कारण है? क्या टीएमसी का ये कहना कि इस वजह से ये लूट है, लूट जो ममता बनर्जी कह रही, क्या ये केवल लूट ही है या फिर कुछ और चीजें भी हैं? जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, क्या है वहां पे? क्या केवल यही कहा जाना कि रिगिंग की वजह से ही भाजपा जीती है, मतलब कितना सही है ये? नहीं, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिगिंग जो है इलेक्शन का या फिर जो पूरी प्रक्रियाएं रही, इलेक्शन कमीशन किस तरीके की भूमिका में था वो हम सब लोग देख चुके हैं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड था नहीं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा खिलाड़ी होगा जिसके लिए लेवल जो है वो नीचे है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएंगे, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और जोर कहाँ कहाँ लगाना था वो आपको सोचना है कि क्या आपने जो गवर्नेंस दी उस गवर्नेंस से लोग खुश थे, क्या उस गवर्नेंस में आप भी वन साइडेड जो चीज होती है, वन साइडेड जो तरीका होता है उसी को फॉलो कर रही थी, ये आपको सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी का सिंपल सा तरीका है, किसी भी दूसरी पार्टी को मुस्लिम परस्त साबित कर दो, क्योंकि इनका चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है भारतीय जनता पार्टी का, जो सीएम की कुर्सी पर बैठा होता है, वो सीधा कहता है हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। वो सीधा कह देता है मुसलमानों के लिए हम काम नहीं करेंगे। आपको मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में पेंट किया जाएगा विपक्ष की तमाम पार्टियों का। आप देख लीजिए ना, समाजवादी, कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जबकि आम आदमी पार्टी के जब ये पेंट करते तो बड़े मुझे हंसी भी आती है, ऐसे कैसे पेंट कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी की तस्वीर लगवाना चाह रही थी नोट के ऊपर। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है कि आपको इस तरीके से पेंट किया जाएगा। क्या ममता बनर्जी का जो तरीका था वो कुछ अलग था, या इस जो उनका सबसे प्राइम हथियार है इससे लड़ने का कोई टूल इजाद किया था ममता बनर्जी ने? भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों पे बात करती है हमेशा, हर चुनाव में भावनात्मक मुद्दों पे। ममता बनर्जी क्या कर रही थी? जय श्री राम के खिलाफ आपके पास नारा था जय बांग्ला। अरे दुनियावी दिक्कत जो है लोगों की, क्या पश्चिम बंगाल में पलायन नहीं था? पलायन तो था। आपने कितना काम किया पलायन के बारे में, आपको ये बताना पड़ेगा। हैविंग सेड ऑल दिस, इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब एक पार्ट तो हो सकता है, उस पर डिस्कशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये प्रक्रियाएं थी। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट। अब देखिए ना, 12 से 13 लाख का मार्जिन है टीएमसी के वोट्स में और भारतीय जनता पार्टी के वोट्स में, जितना इन्होंने हासिल किया। 27 लाख तो एडजुडिकेशन के बाद जो वोटर डिलीशन हुआ है वो है नंबर। 27 लाख वोट आप काट रहे हैं, 12-13 लाख का मार्जिन है। इस 27 लाख वोट जो कटे हैं एडजुडिकेशन के बाद, उसमें से 50% वोट 5 जिलों से कटे हैं। इन 5 जिलों में टीएमसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप किया था, 118 में से 110 सीटें जीती थी। और अभी उन जिलों की स्थिति जो है बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार, टीएमसी के लिहाज से बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन जगहों पर भी कर रही है। 27 लाख में से आप 50% निकालें, 13.5 लाख होता है उन जिलों से जहां टीएमसी जो है वो मजबूत थी। तो आप प्रक्रियाओं का दोष, अगर आप कहेंगे कि प्रक्रियाओं में दोष नहीं था, तो ये बड़े फिजूल की बात है। जो लोग भी ये तर्क दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ममता के गवर्नेंस पे बात हो सकती है, उनके अप्रोच पे बात हो सकती है, लेकिन प्रक्रियाएं बरी नहीं हो रही हैं। और मुझे ये लगता है कि प्रक्रियाएं तभी काम करती हैं जब एक हल्का सा सेंटिमेंट जो है वो है। इसमें राहुल गांधी का जो बयान आया था चुनाव के दौरान, मुझे लगता है कि वो
काबिले गौर बयान है जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक रास्ता क्रिएट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर आ सकती है और वो आता हुआ दिखा। मतलब आप असम में एक बयान आया था, मैं भूल रहा हूं, एक मुस्लिम नेता थे जिन्होंने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा का सर काट देंगे। तो जब भी आप इस तरह के बयान देते हैं तब दरअसल आप भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है ये कम्युनल राजनीति करने वालों को खुराक ही दे रहे होते हैं, फ्यूल कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब एक्सट्रीमिज्म जो है वो चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का है, वो भारतीय जनता पार्टी का हथियार है। तो क्या उस एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के कोई टूल जो है वो इजाद किया गया था? मुझे नहीं दिखता है। पलायन की समस्या वहां पर है, बेरोजगारी की समस्या वहां पर है, ठीक है, जो पूरा एक वो होता है जीवन स्तर होता है, वो जीवन स्तर बहुत शानदार आपको बंगाल के गांवों में नहीं दिखेगा। तो उस सब कारण पे आपने कोई काम किया क्या? गवर्नेंस ऑब्वियस सी बात है, अंडर डिस्कशन अंडर लेंस रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात, जो प्रक्रियाएं दोषी हैं वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़े फैक्टर्स में से मुझे एक डाटा है निवेदिता, स्टालिन तमिलनाडु 1.02 लाख, मतलब 1,02,000 के आसपास जो स्टालिन का कोलाठुर मेरे हिसाब से विधानसभा पड़ती है, यहाँ 1,02,000 वोट कटते हैं। पता है आप स्टालिन कितने वोट से हारे हैं? 8,795। स्टालिन सीएम थे तमिलनाडु के। ममता बनर्जी 51,000 वोट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कट रहा है, ये हार रही हैं 15,000 वोटों से। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, मेरे हिसाब से 38,000 के आसपास वोट जो हैं इनके विधानसभा से कटे थे और 4-4,500 वोट से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो चुनाव हार गए थे। 3 सीएम चुनाव हार गए, हार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर्स तो है ना, एक स्टेट तो है, एक डाटा तो है, इस डाटा पे विचार करना पड़ेगा। और फिर ये लगता है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हर चुनाव के बाद आप जो हारने वाली पार्टी है अगर वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो ये कहती है कि प्रक्रियाएं दोषपूर्ण थी, लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, आप उतना जोर नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, आपको उतना जोर लगाना भी क्यों करे, बस लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, बेसिक से जरूरत है। उसके लिए विपक्ष कर क्या रही है? ये बड़ा सवाल विपक्ष को अपने आप भी पूछना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर कहीं आप जीत जाते, जैसे केरला में कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस का गठबंधन, तो उसकी खुशी में आप लोग डूब जाइए। हाँ, तो है भी अभी खुशी है भी खुशी कि केरला ने नफरत से इनकार कर दिया, मतलब पूरा भारत नफरती है क्योंकि आप नहीं आ रहे। इसका मतलब बंगाल ने नफरत को स्वीकार कर लिया। फिर आप ये मत कहिए कि प्रक्रियाएं दोषपूर्ण है, फिर आप कहिए कि बंगाल ने नफरत स्वीकार, अगर वो आपका वर्जन है तो हाँ। है ना, फिर लोग देखें ना कि नफरत और मोहब्बत वो किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। या तो प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हैं या प्रक्रियाएं दोषपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर हारेंगे वहां पे प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हो जाएंगी और जहां आप जीतेंगे वहां प्रक्रियाएं जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रहेंगी, सॉलिडिफाई रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मूर्खता, ये जहालत। और इसी जहालत के कारण मुझे लगता है आप भारत का नक्शा अभी देखेंगी तो पूरी तरीके से वो भगवा रंग में रंगा हुआ दिखता है। मतलब अगर आपको बीमारी पता है तो वो बीमारी आपके पूरे शरीर में है। आप ऐसा नहीं कह सकती हैं कि किडनी में पत्थर है लेकिन हाथ में नहीं है। ठीक है, हाथ में नहीं होगा लेकिन किडनी में पत्थर है तो हाथ भी स्वस्थ नहीं है भाई, पूरा शरीर ही खराब है ना आपका, फिर बीमार पूरे शरीर में बीमारी है। सिंपल सी बात है। हाँ, 21 राज्यों में अब शायद बीजेपी होगी पूरे देश में। अच्छा, टीवीके की बात जो हो रही थी, प्रदीप गुप्ता एग्जिट पोल्स लेकर के आते हैं, एग्जिट पोल्स को लेकर के और उनकी बातों को लेकर के भरोसा तब खत्म हो गया था जब 24 में वो रोने भी लगते हैं क्योंकि 400 पार की बात कर देते हैं। लेकिन टीवीके को लेकर के वही सटीक साबित हुए। बाकी कई एग्जिट पोल्स में देख रही लोग अंडर 10 भी दे रहे थे टीवीके को और इन्होंने बोला था 100+ होगा। तो क्या वो भरोसा लौट आया है क्या प्रदीप गुप्ता के ऊपर? वो डांस उनका देखा आपने? मैं बिल्कुल डांस देखा। फिट आदमी मैं तो मतलब कर ही नहीं सकता, ठीक है। और प्रदीप गुप्ता के फिटनेस का मैं बड़ा कायल हूँ, एंथुजियाज्म का भी बड़ा कायल हूँ। और जो एक वो होता है ना, मतलब इस इंडस्ट्री में, चाहे मीडिया हो चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उसमें कहा जाता है कि आपको बड़ा बेशरम होना पड़ता है। मतलब बेशरम इस तरीके से, मोटी चमड़ी कहते हैं जिसको, मतलब नहीं, मैं पॉजिटिवली बेशरम कह रहा हूँ कि जैसे मेरे बच्चे हों या भतीजे हों या भांजे हों, ये 10 लोगों के सामने डांस करने लगे, इनको शर्म ना आएगा यार, नहीं मैं कैसे। तो प्रदीप गुप्ता इस मामले बेशरम है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इस बात की। लेकिन प्रदीप गुप्ता साहब बहुत बड़े पोलस्टर हैं, मैं अब भी इस बात को नहीं मानूंगा। नहीं इसलिए मानूंगा क्योंकि हो सकते हैं बहुत बड़े पोलस्टर हो, लेकिन ये जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा माहौल है, वो उनको पोलस्टर रहने ही नहीं दे रहा है। डीएम के तमिलनाडु के प्रेडिक्शन के लिए खासतौर पर टीवीके का जो परफॉर्मेंस रहा, अकेले प्रदीप गुप्ता बहुत जबरदस्त तरीके से भांप रहे थे टीवीके को। तो भाई आप टीवीके के लिए काम कर रहे थे क्या? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बड़ा गैर वाजिब सवाल होगा और लोग गालियां देंगे अभी, ठीक है।
क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने केवल टीवीके का वोट नहीं बताया था या सीट नहीं बताई थी, उन्होंने तो डीएमके का भी सीट बताया था, उन्होंने एडीएमके की भी सीट बताई थी, मतलब एनडीए का भी बताया था उन्होंने। प्रदीप गुप्ता कह रहे थे डीएमके जो गठबंधन है 92 से 110 सीट आएंगी, आ गई? प्रदीप गुप्ता कह रहे थे एनडीए को 22 से 32 सीटें मिलेंगी, एनडीए का एक अंग है एडीएमके, केवल एडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। तो प्रदीप गुप्ता साहब जो हैं, और आप देखिए ना 98 से 120, कितने का आपने मार्जिन लिया? 18 सीटों का ये मार्जिन होता है। मतलब आप दीजिए ना भाई 92 से 94, 98 से 120, 22 सीटों का आपने वो लिया है। आप डीएमके प्लस को 92 से 110 दे रहे हैं, तो 18 का मार्जिन ले रहे हैं आप। एनडीए को आप 22 से 32, 10 का, मतलब इतना बड़ा विंडो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये गड़बड़ मामला है, साइंटिफिक नहीं है। दूसरी बात, प्रदीप गुप्ता का एक तुक्का जो है वो सही बैठा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर प्रेडिक्शन होता तो डीएमके प्लस को वो जो दे रहे थे या एनडीए को जो वो दे रहे थे उसमें कुछ आसपास कम से कम वो फिगर रहता, आसपास भी नहीं है। तो प्रदीप गुप्ता गॉट वन ऑफ हिज तुक्का राइट, दैट्स इट। वो तो ममता बनर्जी ने उनको करने ही नहीं दिया वो पोल वगैरह, नहीं तो वहां पे भी तो क्या पता नहीं, हो पोल तो किया ही था, रिफ्यूज कर दिया था लोगों ने, इसलिए जाहिर नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि टीम भी अंदर रिस्पोंडेंट गई थी उनकी। तो प्रदीप गुप्ता ठीक है, टीवी स्टूडियो में रो चुके हैं अपनी प्रेडिक्शन को लेकर, और टीवी के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा खुश। पर जहालत ये है ना कि जिन स्टूडियोज में वो बैठते हैं कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। गुप्ता जी बताए ना, डीएमके या फिर एनडीए को लेकर जो वो भविष्यवाणी कर रहे थे या साइंटिफिक अप्रोच के साथ किए गए एनालिसिस के आधार पर एक डाटा दे रहे थे, वो डाटा क्यों फेल हो गया बताए? वो नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तुक्का उनका सेट और उनका डांस वांस शुरू। अच्छा, ये बात तो क्रेडिट की रही थी, इसलिए क्रेडिट वाली बात पे हम लोग आते हैं। कभी भी कोई भी चुनाव जीतता है तो देखा जाता है कि क्यों चुनाव जीता है, किस नेता की वजह से जीता है। तो कल जब मैं देख रही थी रिजल्ट, जब रुझान आ रहे थे, जब तक रुझान थे तब तक नितिन नवीन की फोटो रहती है टीवी पे। फिर जैसे ही रिजल्ट फिक्स हो जाता है कि अब जीत गए, तो नरेंद्र मोदी की फोटो आ जाती है। और उनके बाद से अगर किसी को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मैं पढ़ रही हूँ उनको क्रेडिट दे रहे हैं, वो है अमित शाह की। अमित शाह ने कैसे बंगाल मोदी को दिया, एक ऐसे करके आर्टिकल भी है किसी का। तो आप ये बताइए, आपको क्या लगता है क्रेडिट किसका है? क्या अमित शाह का है, मोदी का है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है? बहुत सारे लोगों का क्रेडिट है। क्रेडिट मुझे लगता है अमित शाह का बहुत बड़ा है। उसका कारण है, जितनी फोर्सेस अमेरिका ने ईरान के लिए नहीं भेजी थी, उससे ज़्यादा फोर्स जो है बंगाल में लगी हुई थी। असम ने रिकॉर्ड तोड़ डिप्लॉयमेंट देखा है इस बार फोर्सेस का। तो फोर्सेस तो अमित शाह के मंत्रालय के अंदर आती हैं, और अमित शाह मेहनती नेता तो हैं ही, डेरा जमाए हुए थे बंगाल के अंदर। अमित शाह को क्रेडिट जाता है। कई लोग तो द मैन द मिथ और ये सब भी कह रहे हैं, मिथ तो वो हैं ही। अमित शाह के बारे में बहुत बड़ी धारणा जो है, वो धारणा शायद सही नहीं है। अब कौन सी धारणा वो पब्लिक हमें बताए। बहरहाल अमित शाह क्रेडिट आपको जाता ही है। और देखिए, चुनाव जितना भी जीता जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, उसका क्रेडिट आम तौर पे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को ही देंगे, चैनल्स जो है वो भी नरेंद्र मोदी को ही देंगे। हार की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, ये नया नॉर्मल है। और सबके पीछे जो स्ट्रेटजी होती है वो अमित शाह जी की होती है। बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं वो गौण खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो ज्ञानेश जी हों, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर करके मैंने एक मीम देखा था ज्ञानेश कुमार का, इट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट आई गेस, एंड व्हाट डेटा सजेस्ट कि ज्ञानेश जी का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन स्ट्रेटजी चलिए द मैन द मिथ और अमित शाह का ही होगा। अमित शाह जी से बस एक गुजारिश है, वो देश के गृह मंत्री हैं। अब बंगाल में सरकार बन चुकी है, बंगाल में से जो वायलेंस के विजुअल्स आ रहे हैं, ये विजुअल्स नहीं आने चाहिए, कम से कम अभी तो ना आए। हाँ। बड़े दशकों की मेहनत सारी के बाद फोर्सेस गई कहाँ है ना, ये सीएपीएफ सीआरपीएफ सब है कहाँ? जिस लिए आई थी वो हो गया। ऐसा आरोप लग सकता है। इसीलिए गृह मंत्री जी को चाहिए कि बड़ी सख्ती से बंगाल में जो हिंसाएं हो रही हैं या कुछ विजुअल्स जो आ रहे हैं उसको निपटा जाए। और इस तरह का बयान देने वाले जो आपके सबसे बड़े नेता भी अगर हैं तो उन पे एक्शन ले लिया जाए कि भाई अभी नहीं, सब्र करो, थोड़ा रुको, फिर देखेंगे। अंत की तरफ चलते हुए एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ले लेते हैं कि जितना भी इलेक्शन का जो 5 जगहों का रिजल्ट रहा, तो उसको लेकर के तमाम तरीके के एक्सप्लेनेशन लोग दे रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं देख रही थी, सुबह से ट्विटर पे आ रहा था, और वो खास तौर पे कुछ खास चैनलों के एंकर्स थे जो कि कह रहे हैं कि एमके स्टालिन का बहाना बना करके कि सनातन विरोधी सारे हारेंगे और हार गए हैं। ये एंकरों की भाषा है, न्यूज चैनलों की भाषा है, मैं बता रही हूँ, और इसमें सारे बड़े चैनल हैं, उनके एंकर्स हैं। तो वो कह तो स्टालिन को रहे हैं, फिर कुछ ने ममता बनर्जी की भी फोटो लगा दी है, हर जगह की लग रही है। तो क्या सारे सनातन विरोधी सही में हार गए? नहीं, सिंपल सी बात है कि सनातन विरोधी तो क्या जीत गए हैं। असल में हिंदू धर्म की
जो कोर वैल्यूज हैं उनको ना मानने वाले जो लोग हैं वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं और वो ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू वो हैं। हिंदू को सनातन और हिंदू वर्ड का क्या रिश्ता है, सनातन कितना नया शब्द है, इसके बारे में एक बहुत लंबी और बहुत गहरी चर्चा, ज्ञानप्रद चर्चा जो है पंकज श्रीवास्तव जी के साथ हमने की हुई है सनातन क्या है के ऊपर। मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दिया जाए ताकि लोगों को देखने का मन हो, समझने का मन हो तो समझें, उसके बाद गालियां दे लें बेशक उस वीडियो पे, और सवाल बनते हो तो सवाल पूछ लें। सनातन विरोधी कहकर जो पेंट किया जा रहा है, जो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया था निवेदिता, मुझे लगता है बस वही जवाब है इसका। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी ये है कि बाकी तमाम जो पार्टियां हैं, बाकी तमाम जो नेता हैं, आप उनको पेंट कर दीजिए इस्लाम परस्त, मुस्लिम परस्त, आप कह दीजिए कि ये मुसलमानी पार्टियां हैं, ये केवल मुसलमानों के लिए काम करते हैं। तो 80-20 है ना, 20% है मुसलमान, वो इकट्ठा एक मुस्त होकर भी आपको वोट दे देंगे तो आप सरकार नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, कुछ एक विधानसभाओं में, कुछ एक संसदीय क्षेत्र में अगर मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं भी, उनकी संख्या अगर इतनी है भी, तो आपके पास डिलिमिटेशन का हथियार है, जैसा असम में किया गया, जहां डिलिमिटेशन ग्रुप्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि कोर वोट बैंक जो है, अगर विपक्ष का वो कोर वोट बैंक वाला एक एरिया पड़ रहा है जो डिसाइसिव हो सकता है, आपने उसको विभाजित कर दिया, तो आपने निर्णय की क्षमता वहां से छीन ली। सो मैनेजमेंट तो हमेशा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो 80-20 का नारा भी है, ये पहचान भी है। तो वो जो पहचान ये आरोपित करना चाहते हैं विपक्ष के ऊपर मुसलमानी, उसको करेंगे कैसे? उसके लिए पीआर का बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हजारों करोड़ फूंकने पड़ेंगे। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि टीवी चैनल्स जो हैं, बहुत बड़ा तबका टीवी चैनल्स का जो है पीआर एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है। सो पीआर एक्सरसाइज है। बिल्कुल सही बात है। और जो जनता वोट देती है परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन का मतलब होता है अच्छे तरीके से परिवर्तन हो। जनता ने अगर आपको सपोर्ट किया है, वोट दिया है, तो आप बदलाव लाइए, लेकिन वो बदलाव मारपीट बवाल का नहीं होना चाहिए। वो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जनता को भी लगे कि हाँ, वोट देकर के कुछ तो अच्छा किया है। किसी की भी सरकार हो, किसी की भी, चाहे टीएमसी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, आप जनता को झिलाइए मत कि अब तो जीत गए हैं, अब तो कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो जनता बैठा सकती है आपको सत्ता में, वो जनता हटा भी सकती है। अंत में जनता के लिए आपको काम करना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, और मैं किसको बता रही हूँ, नेताओं को अगर बता रही हूँ तो मैं ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि उनको तो अपने मतलब के लिए काम करना है। लेकिन खैर, आपने ये एपिसोड देखा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है पूछ लीजिए, खासतौर से नीरज जी से पूछिए, क्योंकि वही सारी बातें बता रहे हैं। तो सवाल है तो आप पूछिए, और पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब करें, सबसे जरूरी यही है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।